नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात तो होगी चुनावी लड़ाई की, लेकिन अब ये चुनावी लड़ाई अर्बन नक्सल पर आ गई है और संविधान पर तो जंग लगातार जारी है। उसमें भी एक अध्याय जुड़ गया है। अब अर्बन नक्सल यह शब्द आजकल बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा रहा है, चलन में। किसी को भी अर्बन नक्सल बता दो, और खासकर वो जो सत्ता के खिलाफ अगर आवाज उठा रहा हो तो। दरअसल ये शब्द सबसे पहले 2017 में वो फिल्म मेकर है ना विवेक अग्निहोत्री, कश्मीर फाइल्स वाले, उन्होंने इस्तेमाल किया। यह बात और है कि गृह मंत्रालय आधिकारिक तौर पर अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी, गृह मंत्री अमित शाह भी, बीजेपी के तमाम नेता इसे इस्तेमाल करते हैं। और अब ताजा इसका इस्तेमाल किया है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के महाराष्ट्र में सबसे बड़े नेता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये तो अर्बन नक्सलियों से घिरे हुए हैं। इनकी सोच ये कांग्रेस वाली नहीं है, वामपंथी सोच है। यहां तक कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहे 180 संगठन अराजक गतिविधियों में शामिल। यानी कि दरअसल राहुल गांधी एक अर्बन नक्सल हैं और देश विरोधी ताकतों से वो घिरे हुए हैं, और जिस संविधान की वो दुहाई देते हैं और दुहाई दी है। राहुल गांधी कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान पर आक्रमण करते हैं, तो वो सिर्फ इस किताब पर हमला नहीं करते, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। वो संविधान की बात ले आते हैं कि इनको तो हम नक्सलवादी लगेंगे ही। पर अब संविधान का रंग भी आ गया है चर्चा में। अब ये लाल किताब है जो राहुल गांधी हर जगह दिखा रहे थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा रहे थे, आज भी दिखाई है महाराष्ट्र में। तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि संविधान तो हमारा नीले रंग का है, ये लाल रंग क्यों दिखाया जा रहा है? राहुल के पास लाल रंग का संविधान है। कांग्रेस हमलावर हो रही है कि आप दलितों का, आदिवासियों का, और नक्सलवाद जो समस्या है वहां पर वो अमूमन जो रेड कॉरिडोर की भी बात करते हैं, आदिवासी बहुल इलाका, दलित, जो पिछड़े, जो गरीब गुरबा हैं, वहां पर नक्सलियों की ज्यादा पैठ है। क्या सबको बता रहे हो नक्सली? यह पलटवार भी कांग्रेस करती दिखाई दे रही है। पर यह रंग की बात, यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लगता है देवेंद्र फडणवीस ने ज्ञान अर्जित कर लिया है। मैं आपको मुकम्मल जानकारी भी देने वाला हूं कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी प्रतिलिपि रखी गई है संसद में, उसका कवर कौन से रंग का है, और ये लाल और नीले रंग का खेल क्या है, ये तो मैं बताने ही वाला हूं। लेकिन ये जो चुनावी लड़ाई अर्बन नक्सल पर आ गई है, इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं और अपनी राय, अपनी सलाह, अपने सवाल, नया फॉर्मेट है अब ये हमारा, और आपके जितने सवाल हो सकते हैं मैं सम्मिलित करने की कोशिश करूंगा। जनता की आवाज भी बने, सीधा सवाल, आपके मन में जो सवाल उठते हैं उनके जवाब भी मैं लेना चाहूंगा। और आप लोगों की ही पुरजोर मांग पर हमने ये फॉर्मेट भी बदला है। 7303622833 पर 7303622833 पर अपने सवाल भेजिए, उनका इस्तेमाल करने वाला हूं। जनता की आवाज भी सुनाई दे, एबीपी न्यूज पर वो मंच आपके साथ साझा हम करने को तैयार हैं। तो चुनावी लड़ाई अर्बन नक्सल और संविधान पर लौटती दिखाई दे रही है, और यह ताजा हमला बोला है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के वहां पर सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस ने, और सीधा निशाना साधा है राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी दरअसल अर्बन नक्सलियों से घिरे हुए हैं। उन्होंने तो भारत जोड़ो यात्रा भी जो निकाली थी, उसमें 180 संगठन अराजक गतिविधियों में शामिल हैं।
तो 2024 के लोकसभा चुनाव की जो टीस है, कहीं ना कहीं उसका इजहार भी हो रहा है और उसकी काट ढूंढते देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहे हैं। क्या संविधान की वो किताब, लाल किताब जेब में से निकालकर लगातार राहुल गांधी कह रहे थे कि ये 370 पार 400 पार का जो नारा लग रहा है, इससे ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, जितनी आबादी उतना हक, ये हम आपको दिलाकर रहेंगे। तो अर्बन नक्सल बताते बताते देवेंद्र फडणवीस ने संविधान की इस लाल किताब का भी जिक्र कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारा संविधान तो नीले रंग का है, राहुल के पास लाल रंग का संविधान। अब दरअसल आजकल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है, ये आधा अधूरा ज्ञान, ये बहुत हानिकारक भी हो जाता है और आपके लिए भी हो रहा है। और इसीलिए ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको बाकायदा मुकम्मल जानकारी दें। और जानकारी क्या है? दरअसल जो हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपी है वो संसद की लाइब्रेरी में रखी हुई है और काले रंग के चमड़े, लेदर बाउंड एडिशन है, वो काले रंग का चमड़ा है, उसके अंदर वो किताब है। और इसके अलावा एक ईबीसी यानी कि ईस्टर्न बुक कंपनी है, वो कोट पॉकेट संस्करण निकालती है, एडिशंस, मतलब आपने कोट पहना हुआ है, उसमें आप छोटी सी किताब रख सकते हैं। इसी किताब का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे थे। यह लाल रंग की है, नीला रंग तो है ही नहीं। और सिर्फ राहुल गांधी ने इस्तेमाल नहीं किया है। अब आपको मैं 23 अक्टूबर 2023 की एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इसमें जो ये कंपनी है, जो ये किताब संविधान को छापती है, इसके डायरेक्टर सुमित मलिक ने गृह मंत्री अमित शाह को, पीसीआर डायरेक्टर, अब वो तस्वीर दिखाइए, संविधान की प्रति भेंट की। लाल रंग का कवर है, आप इस पर साफ देख सकते हैं। यह कोट पॉकेट कॉपी भेंट की जा रही है और ईबीसी ने ही रिलीज की थी। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, 15 जुलाई 2021 की। तत्कालीन राष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, रामनाथ कोविंद उस वक्त राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल को संविधान की कॉपी भेंट कर रहे हैं और यही लाल रंग की कॉपी है। तो अब संविधान पर भी वो भी रंग में बांटने की कोशिश की जा रही है। इससे वैसे दुखद पहलू कुछ हो नहीं सकता। फिर तो ब्रिटेन, जहां से हमने अपने संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा लिया है, वहां का क्या करेंगे? वहां तो संविधान छपा ही नहीं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब उसमें बोलने के अंदाज पर भी सवाल उठने लगेंगे कि आप ऐसे बोल रहे हैं, अरे ऐसे नहीं बोलना था। पर दरअसल विशुद्ध राजनीति पर आते हैं तो एकनाथ शिंदे वो कह रहे हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहिब अंबेडकर का संविधान रहेगा। यह दरअसल जो दलित समाज नीले रंग से अपना प्रतिनिधित्व का इजहार करता है, बीएसपी का भी जो बहुजन समाज पार्टी है, उनका रंग, उनके झंडे का रंग भी नीला है। तो लाल नीला इसलिए भी किया जा रहा है। जबकि विजय वडेट्टीवार जो नेता है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं दलित और ओबीसी संगठनों को अर्बन नक्सल बोलकर उप मुख्यमंत्री उनका अपमान कर रहे हैं कि ये 180 संगठन, इनमें दलित, आदिवासी ये भी शुमार थे। और यहां पर एक और कहानी भी सामने आ जाती है। जो 288 सीटें हैं विधानसभा की महाराष्ट्र में, उनमें से 25 सीटें तो दलित बहुल इलाके हैं और इनमें बराबर बराबर पर सीटें जीती थी। पिछली दफा शिवसेना बीजेपी के साथ थी, 9 बीजेपी जीती और शिवसेना 5, यानी कि 14 सीटें, और कांग्रेस 7 और एनसीपी 6, 13 सीटें, बराबर की लड़ाई थी। और एसटी सीटों पर भी, यानी कि आदिवासी बहुल जो इलाके हैं, 25 सीटें हैं, कुछ लोग कहते हैं 38 भी हैं। मैं 25 का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। उसमें से बीजेपी ने 8 जीती, शिवसेना ने 3,
तो 11 और कांग्रेस और एनसीपी 4 और 6 जीती थी। तो बराबर की लड़ाई, और यहीं पर पेंच क्या कुछ अटका हुआ भी है। और दरअसल यह बात सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहती है, यह संविधान की बात, यह आरक्षण की लड़ाई, ये इसकी गूंज तो झारखंड में भी सुनाई देगी। और उत्तर प्रदेश की 9 सीटें हैं जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी अगले साल बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है, यह जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। और अब अर्बन नक्सल अगर कहा जा रहा है, अर्बन नक्सल हैं, अगर आरोप सिद्ध करने के साक्ष्य और सबूत हैं देवेंद्र फडणवीस के पास, तो जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? कोई नक्सली है तो जेल में डालिए। या दरअसल जिन्हें नक्सली बताकर जेल में डाला जा रहा है पिछले कुछ सालों में, उसमें वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबे, स्टैन स्वामी, ये तो 84 साल के थे, पार्किंसंस डिजीज थी, इनको सिपर तक नहीं दिया गया, वो पानी नहीं पी सकते थे, हाथ इतना जोर से हिलता था। प्रोफेसर जीएन साईं बाबा 10 साल तक जेल में रहे, बाहर निकले, आरोप सिद्ध नहीं हुए, अब हार्ट अटैक से उनकी मौत भी हो गई। और इसके अलावा ज्योति जगताप, सागर गोरखे, रमेश मुरलीधर गायचोर, सुधीर धवाले, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, शोमा सेन, रोना विल्सन, अरुण फरेरा, ये जो तमाम लोग आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुए हैं। तो क्या दरअसल एक पहलू यह भी है कि किसी को भी जो सरकार से, व्यवस्था से कुछ तीखे, अनकंफर्टेबल सवाल पूछ लेता है, उसको कह दीजिए आप अर्बन नक्सल हैं, जेल में डाल दीजिए, और चलता रहेगा, केस चलता रहेगा, चलता रहेगा, बेल डिनाय होती रहती है, सिपर तक नहीं दिए जाते हैं। और अब यह राजनीति में भी पैठ करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और दोनों चीजों पर मैं बात करने वाला हूं, चुनावी लड़ाई अर्बन नक्सल पर आई और संविधान पर संग्राम जारी, किस पर पड़ेगा भारी? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो बहुमत नहीं ले पाई, अपने दम पर 240 पर अटक गई, उसके पीछे ये संविधान आरक्षण की लड़ाई भी एक बड़ी वजह जानकार मानते हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए के अहम घटक हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, एके वाजपेयी, अभय दुबे, आज दरअसल 2 अभय दुबे हैं, पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, दूसरे अभय दुबे मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। तो सौरभ मालवीय अर्बन नक्सल हैं, अर्बन नक्सलियों से घिरे हुए हैं, अराजक तत्वों के संगठन उनका साथ दे रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो ये राहुल गांधी बाहर क्यों घूम रहे हैं? इनको जेल में क्यों नहीं डाल देते? नक्सली तो खुला तो नहीं घूमना चाहिए कि नहीं? संदीप जी, नक्सलवाद, नक्सलाइट और नक्सल, यह शब्द सबसे पहले कम्युनिस्ट नेता चारू मजुमदार ने 1967 में वो किसान आंदोलन के उग्र उस आंदोलन को चीन से प्रेरित होकर किया था। इसलिए यह कोई नया शब्द नहीं है, ये उन्हीं के गढ़े हुए शब्द है। अर्बन नक्सल थोड़ा नया है। नहीं, मैं वही बता रहा हूं। नक्सलवाद तो मैं जानता हूं, मैं अर्बन नक्सल की बात कर रहा हूं। अब शहरों में भी घूम रहे हैं, कपड़े पहनकर खान मार्केट में घूमते हैं, तो क्यों घूमने दे रहे हैं? टी शर्ट पहनकर जो चलते हैं राहुल गांधी, क्यों चलने दिया जा रहा है?
1967 में चारू मजूमदार ने सिर्फ और सिर्फ अपने उस आंदोलन में कम्युनिस्टों से प्रभावित होकर, चीन से प्रेरित होकर उन्होंने दार्जिलिंग के उस गांव, नक्सलवाड़ी गांव से निकाल के दिया था। एक बात। दूसरी बात, आज जो देवेंद्र फडणवीस का बयान का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, देवेंद्र जी ने बहुत सही बात कही है। देवेंद्र जी ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी लाल सलाम हो गए हैं। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, सदन में बैठते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं, और सोच उनकी देखिए, भारत बोध उनके भीतर नहीं है, भारत की समझ के लिए उनके साथ वो भाव नहीं है। अरे भाई, अर्बन नक्सल हैं, उनसे घिरे हुए हैं, अराजक तत्वों को अपने साथ तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा पे निकलते हैं तो जेल में होने चाहिए ना। मेरा मूल सवाल ये है। तथाकथित नहीं, तथाकथित नहीं। अच्छा, तथाकथित नहीं है, मतलब आपके पास साक्ष्य हैं, पर खुला क्यों छोड़ रखा है? जेल में क्यों नहीं डालते राहुल गांधी को? भारत तेरे पड़े होंगे, ईसा अल्लाह, ईसा अल्लाह। कश्मीर में पत्थरबाजी, किसको सजा हुई? कहां उसकी पुष्टि हुई? वीडियो की पुष्टि कहां हुई? वो कहां वीडियो की पुष्टि हुई? ये देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कम से कम मेरे कार्यक्रम पर मत चलाइए। आप वीडियो दिखाइए मुझे, वो मुझे बताइए किसके खिलाफ एफआईआर हुई, किसे सजा सुनाई गई? 2016 की बात आज तक आप दोहरा रहे हैं। ये आधा अधूरा ज्ञान है। आप तो प्रोफेसर हैं सौरभ मालवीय। उसी बात को मैं बता रहा हूं संदीप जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ। क्या आप, सजा तो मिलेगी जब कोर्ट के हिसाब से चलेगा, लेकिन देश की संप्रभुता को स्थिर करने के लिए, देश की संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए एफआईआर दर्ज कराइए कोई राहुल गांधी के खिलाफ। नहीं है पत्थरबाजी। जो सरकार से सवाल पूछ ले उसको नक्सलवादी बता दीजिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी बता दीजिए। देखिए, इन वामपंथियों के इन पाखंड को देखिए, नक्सलवाद वामपंथी आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे गाली हो। चीन के बारे में भी ऐसा ही बोल रहे हैं। शी जिनपिंग को झूला कौन झुला रहा था? पाकिस्तान बनवाने में, साबरमती के किनारे। बांग्लादेश, इनके गुनाह को माफ किया जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। झूला झुलाया जा सकता है। और आज कहां है? आज पाकिस्तान में है, आज बांग्लादेश में है? नहीं, इसी सरजमी पर फल फूल रहे हैं, और यहीं पर तो क्यों फलने फूलने दिया जा रहा है? क्यों फलने फूलने दिया जा रहा है सौरभ मालवीय? और लाल रंग की किताब, हमारा संविधान का रंग लाल है। इसी पर तो सवाल खड़ा हो रहा है, इसी पर तो या नीला है, खड़े कर दिए जा रहे हैं। दरअसल ये रंग का भेद करना कोई जरूरी है ही नहीं। बेईमानी बात है, आप रंग बताने लगे संविधान का भी। देवी दुर्गा के चित्र ले जाके मजाक उड़ाते हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, संसद हैं, सांसद में संसद के नाते बैठते हैं। लाल रंग कह रहे हैं कि लाल रंग नहीं है संविधान का, तो रामनाथ कोविंद जी भी गलत दे रहे थे, वो किताब भेंट कर रहे थे, और गलत भेंट स्वीकार रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। संदीप जी, देवेंद्र जी यह कह रहे हैं कि इनके भीतर लाल सलाम है, भारत बोध नहीं है, वो संविधान नहीं बता रहे हैं, वह इनके भीतर की उस आत्मा को बता रहे हैं। भाई साफ कहा है, हमारे संविधान का रंग नीला है। तो नीला है, उसे स्वीकार करते हैं, मानते हैं। कहां है नीला? किसने बताया? किसने बताया? संविधान की कॉपी के कवर को लेकर कोई नियम ही नहीं है। जानकारी दुरुस्त कर लीजिए सौरभ भाई। जिम्मेदारी के साथ एक दायित्ववान कार्यकर्ता के नाते, एक विश्वविद्यालय में काम करने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके भीतर लाल सलाम है, और संविधान का हम सम्मान करते हैं। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान को तो मानते ही नहीं थे। आज भी सेकुलर शब्द को लेकर ये तो बाद में घुसा दिया जी, ये संविधान, ये कौन सा संविधान है, ये तो मूल रूप था ही नहीं। संविधान को कहां माना आपने? माना था आरएसएस ने। इस संघ सबसे इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा लोकतंत्र पर विश्वास करने वाला, लोकतंत्र को मानने वाला सिर्फ कोई संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी, जो सेवा के लिए काम करती है और संविधान के अनुरूप काम करती है। और सरदार पटेल और गोलवलकर के बीच पत्राचार की सारी किताबें और वो सारे खत जो हैं, अभी यहां पर स्क्रीन पर दिखाऊं? किन बातों को लेकर बैन हटा था? संविधान के प्रति सम्मान रखना होगा, वो संविधान के प्रति सम्मान नहीं रखा जा रहा था। गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा प्लीज। नहीं, बिल्कुल गलत है, गलत जानकारी है। मैं अच्छा, गलत है। सरदार पटेल ने स्वयं, पंडित नेहरू ने स्वयं कहा कि इस देश की आजादी में और इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए कहा, पत्राचार हुआ था कि नहीं?
सरदार पटेल और गुरु गोलवलकर के बीच पत्राचार हुआ था। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश जी, लोहिया ने, 4 लोगों का नाम मैं आपको बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, और स्क्रीन पर आप इस बात को फिर से रिपीट करिएगा संदीप जी, इस शो के बाद भी सर्च करके दिखाइएगा। सबसे पहले नेहरू ने, पटेल ने और लोहिया ने और जेपी ने संघ की भूर भूर प्रशंसा की, संघ के वर्ग में जाके, संघ के तृतीय वर्ष में पत्राचार जाके। हुआ था कि नहीं? मेरा लिमिटेड सा सवाल है, आप पूरा घूम के पूरी दुनिया की सैर करा दी, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। हुआ था पत्राचार? उसमें संविधान का भी जिक्र था, कुछ बातों का साफ कि झंडे का भी सम्मान करना पड़ेगा, संविधान का भी, तभी बैन हटाया जाएगा। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं? मैं दे रहा हूं, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, मैं एक दायित्ववान कार्यकर्ता हूं, मैं संघ को जानता हूं, संघ पर पीएचडी है मेरी, मैं इस बात को रख रहा हूं। मैं गलत जानकारी नहीं दे रहा ना, मैं सही जानकारी दे रहा हूं, नहीं मैं गलत दे रहा हूं क्या? ये बताइए ना, मैं आपसे, अरे मैं कोई जानकारी साझा कर रहा हूं, नेशनल मीडिया है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा, बता दीजिए। गलत दे रहा हूं तो मैं भूल सुधार करने को तैयार हूं। मैं संघ का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं आपको इस जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं गलत कह रहा हूं क्या? वो तत्कालिक राजनीति का दुष्परिणाम था। तत्कालिक मतलब मैं सही कह रहा हूं, चलिए ठीक है, शुक्रिया। आपने ये नहीं कहा कि मैं गलत जानकारी दे रहा हूं, पर अभय दुबे, लाल रंग, लाल सलाम कर रहे हैं आप देश विरोधी ताकतों को भड़काते हैं, उकसाते हैं, आप संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं समाज का। संदीप चौधरी जी, नीला रंग अगर सामाजिक समरसता को प्रतिबिंबित करता है तो लाल रंग समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर देने की प्रतिक्रिया के स्वरूप में देखता हूं कि वो क्रांति की आग उस लाल पुस्तक में राहुल गांधी लिए हुए घूम रहे हैं साथ। बाबा साहब अंबेडकर ने 17 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा में पहला भाषण दिया तो मुझे लगता है कि शायद वो देवेंद्र फडणवीस जैसे लोगों के लिए ही संबोधित कर रहे थे कि ये हमारा प्रजातंत्र सत्ता के रूप में शक्ति तो लोगों को दे सकता है लेकिन बुद्धि नहीं दे सकता। तो ये बुद्धि शायद उनको उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तो 55 साल देश पर राज करने का मौका दिया, इसी संविधान को ढंग से लागू कर देते। अब लिए घूम रहे हैं, ये वोट हासिल करने का जरिया बना रखा है आपने। ये तो सामाजिक लड़ाई का एक निर्णायक भूमिका राहुल गांधी ने ली है। हमने अब तक जो सभी राजनीतिक दलों ने, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए वो नहीं करता हूं, जितनी भी सरकारें रही है, मोदी सरकार को छोड़कर समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए न्याय किया। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मोदी जी जो सर्वोच्च अदालत में आपने शपथ पत्र देकर इनकार कर दिया कि जातिगत जनगणना हम नहीं कराएंगे क्योंकि आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 69 में केंद्र का अधिकार है, राज्य तो करा ही नहीं सकते। जिस दिन बिहार का जातिगत करा रहे हैं ना, आप तेलंगाना में शुरू करने वाले हैं ना, मोदी सर्वेक्षण हो जाएगा, वो गणना नहीं होगी, सर्वे तो होगा ही ना। लेकिन सर्वोच्च अदालत में उसी की मान्यता होगी जो सेंसस के ग्राउंड पर जो जातिगत जनगणना भारत की सरकार कराएगी, तो हम 50% की कैप उसमें से हटा पाएंगे। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सम्मुख रख रहा हूं, जो देवेंद्र फडणवीस जी है ना, ये आतंकवादियों से, भ्रष्टाचारियों से और झूठों से, गैर जिम्मेदार लोगों से घिरे हैं। उन्हीं की खुद की जबानी कहते थे आमची सरकार आल्यानंतर अजित दादा पवार चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। क्यों कहते थे? क्योंकि वो कहते थे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। प्रफुल्ल पटेल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा ने की और कहा दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ, इकबाल मिर्ची का साथी प्रफुल्ल पटेल। नवाब मलिक के बारे में तो इतनी बड़ी बात कही कि वली शाह जो जेल में बंद है बम धमाके का आरोपी, इस नवाब मलिक के पैसे से उसके बम धमाके हुए। अब टिकट दे दी और फिर भी गलबैया है साथ में। अरे तोड़ने इसमें यही तो कंफ्यूजन हो जाती है। अब वो उधर चले गए तो आपको ये याद आने लगे आरोप, जब वो आपके साथ थे तब 70,000 करोड़ का घोटाला किया था क्या अजित पवार ने? या प्रफुल्ल पटेल के दाऊद इब्राहिम से संबंध थे आपके टाइम पर? तो वो केंद्रीय मंत्री भी बने कि नहीं बने थे? ये कन्वीनियंट राजनीति हो रही है क्या? संदीप चौधरी जी, आरोप हमने लगाई नहीं कभी, हम आज भी नहीं लगा रहे, मगर उनको आईना दिखाने की जरूरत है जनता को, जो ये घृणित खेल खेल रहे हैं प्रजातंत्र के साथ, राजनीति के साथ। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हम इस विरोधाभासी भरे लोकतंत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर राजनीतिक समानता तो होगी लेकिन आर्थिक और सामाजिक असमानता के दौर में जा रहे हैं।
तो वही न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ना चाहते हैं उनके लिए, जो उनके आर्थिक और सामाजिक असमानता है उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई है। अब मोदी जी ने क्या किया, 2011 में हमने जातिगत जनगणना कराई थी, उसके डेटा बाकायदा रजिस्ट्रार जनरल को खुद मोदी सरकार ने हजारों एक्सेल शीट में दिए। अरविंद पनागरिया की एक कमेटी बनाई, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ना तो 5 साल में उसके मेंबर बनाए ना एक मीटिंग की, और ये सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र में कहा कि 130 करोड़ लोगों के डेटा हमने कलेक्ट किए हैं कास्ट के, लेकिन वो हम सिर्फ सरकारी नीतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और, अभी वाजपेयी साहब बैठे हैं आपके शो में, पूछिएगा, चिराग पासवान जी ने भरी मीटिंग में कैबिनेट में कहा है कि जातिगत जनगणना कराओ भी तो उसको डिस्क्लोज मत करना, उसको सरकार के पास गोपनीय दस्तावेज के रूप में रखना। वो तो आपने भी रखा था ना, गोपनीय आपने भी रखा। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस जो कराया गोपनीय रख लिया आपने। तो संदीप चौधरी जी, कास्ट सेंसस का डेटा 3 साल लगे उस जातिगत जनगणना में। खुद मोदी जी का आप एफिडेविट पढ़िएगा सुप्रीम कोर्ट में 2021 का, महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि जो डेटा आया है वो रजिस्ट्रार पर मैं अभी भी मैं इस राजनीति में, भैया कोई अर्बन नक्सल है उसको तो जेल में होना चाहिए ना वाजपेयी साहब, अब तो वकील नहीं। संदीप जी एक मिनट मैं वाजपेयी साहब से पूछ लूं, आ रहा हूं आपके पास, हमारे पास वक्त बहुत है, अभी बहुत पहिया घुमाऊंगा मैं सवालों का। भाई पहले ये तय कर लो नक्सलवाद एक सीरियस समस्या है कि नहीं है, सरकार को तय करना है ना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, कब की बात है ये, उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर समस्या अगर कोई है तो नक्सलवाद है, और जब नक्सलवाद होता है तो उसका मतलब आतंकवाद है। अभी तक 2895 आर्म फोर्सेस मर चुके हैं नक्सलवाद के उसमें ऑपरेशंस में, जो इंसिडेंट हुए, और 4000 से ज्यादा किलिंग सिविलियंस की हो चुकी हैं। 180 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था 2000 के सन के आसपास, पीक पे था, जब धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी भी बोल रहे हैं, फरवरी में तो संसद में बाकायदा अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये तो अर्बन नक्सलों के जाल में फंस गई है कांग्रेस। अभी 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने कहा हरियाणा चुनाव में अर्बन नक्सल गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा है। क्यों गुमराह करने दे रहे हैं? हर चीज को तोड़ मरोड़ के उसका संदर्भ को समझना होगा। देखिए, जब आप ये मानेंगे कि नक्सलवाद समस्या है तो नक्सलवाद किस तो राहुल उस समस्या का हिस्सा है। एक सेकंड, किस किस तरीके से उसको सपोर्ट किया जाता है? देश की जनता को गुमराह करना और ये कहना कि ये सरकार संविधान को तोड़ रही है, ये किस श्रेणी में आएगा? नहीं, दंगे आप करवाने की कोशिश करोगे तो दंगे करवा रहे हैं। अरे इसीलिए तो जेल में डालिए। भड़काना क्या होता है? यही तो मैं कह रहा हूं। भड़काना क्या होता है? अर्बन नक्सल, ये शब्द किसी पे भी इस्तेमाल कर लो, आज तक किसी को अर्बन नक्सल होने की सजा सुनाई अगर आपके कंप्यूटर में, मुझे अगर अदालत के रिकॉर्ड मैंने खंगाले, जवाब दे रहा हूं ना, अगर आपके कंप्यूटर में कोई लेटर ये निकल के आए कि इसमें प्रधानमंत्री को मारा जाएगा, निकला था नहीं निकला था? सुधा भारद्वाज आप जिसका नाम लिया, गौतम नवलखा जिसका नाम लिया, वो साबित नहीं हो पाया, साबित नहीं हो पाता। ये क्या आर्गुमेंट है कि साबित नहीं हो पाया? मुझे बिल्कुल ही नादान समझ रहे हैं कि पुलिस को कुछ मिल गया। अभी सौरभ मालवीय कह रहे थे हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, कहाँ है वो बयान दिखा? आप तो वकील हैं, जवाब दे रहे हैं ना, वकील है ना। सुनिए ना, आपने जब ये मान लिया कि नक्सलवाद इज ए सीरियस प्रॉब्लम, नहीं जेएनयू में ये नारे लगे, इसकी कभी तस्दीक हो पाई? खालिद की जमानत हो गई कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट तक 4 बार होके आ गए? ना, वो वहां का मामला। मैं ये कह रहा हूं कि टुकड़े होंगे, ये कहां था? संदीप जी, इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजों सपोर्ट को। गंभीर मसला, गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। गंभीर मसला है ये नक्सलवाद, बिल्कुल है। और नक्सलवाद मसला है तो ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक को सजा हुई है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हाँ। एक अखबार में आर्टिकल लिखना और उसमें नक्सलवाद को सपोर्ट करना, क्या माना जाएगा? इसको क्या माना जाएगा? बताइए, आप जवाब दीजिए। हमारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है इसमें? बताइए आप मुझे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दूसरी चीज है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप नक्सलवाद को सपोर्ट करेंगे तो वो देश के लिए जेल में डालिए ना। जेल में तो डाला ही जाएगा। सुधा यादव को जेल में डाला नहीं डाला, गौतम नवलखा को जेल में डाला कि नहीं डाला? बाद क्या हुआ? जमानत मिली कि नहीं मिली? प्रोसेस विल टेक इट्स ओन कोर्स। देखिए जैसा जीएन साई बाबा के मामले में हुआ, 2014 में गिरफ्तारी, फिर जमानत भी मिली, इतना मौत भी हो गई, अभी तक आरोप साबित नहीं हुए। ये अब ईडी के अगर केस होगा तो उसको भी आप लाइटली तो गिना जाएगा ना। उसको अगर नक्सलवाद का होगा उसको भी उसी पैटर्न पे लेंगे। अलग अलग कानून अलग अलग सिचुएशन में बना हुआ है। आप लगातार जो बातें कह रहे थे, भाई सीधा अगर सत्येंद्र जैन भी छूट रहे बेल पर, क्या हो गया? बेल पर
मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, तो सवाल उठेंगे ना। संदीप जी आप सवाल मनी उठाइए। ट्रेल नहीं निकलती है। देखिए, भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज नहीं, नक्सलवाद से कोई कंप्रोमाइज नहीं, घुसपैठ से कोई संविधान के कंप्रोमाइज। रंग से भी कॉम्प्रोमाइज करने की बात आ गई। कौन सा सरकार, संविधान का रंग है। एक सेकंड सुनिए ना, कौन सी सरकार है जो संविधान नहीं मानेगी? एक बात का जवाब दीजिए। और अगर नहीं मानेगी, 25 लाख का कंपनसेशन आज ही दिया है ना सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये डिमोलिशन कर रहे थे इलीगल वाला मामला कि भाई कैसे पहुंच गए, दे हैव एग्जामिन, और 25 लाख रुपए का कंपनसेशन दी। तो एक यहाँ सेकंड। पर तो बोलिए। इसीलिए नक्सलवाद को ये छोटे से आर्ग्यूमेंट के पीछे नहीं छुपना है, ये बड़ी गंभीर समस्या है। लोग मारे जाते रुड़की हैं। से हमारे दर्शक हैं, इससे पहले वाला दिखाइए पीसीआर। रुड़की के हमारे दर्शक एक बहुत ही अहम सवाल पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं श्रवण कुमार की जो कुछ भी बीजेपी के मुताबिक ना हो वो सब गलत हो जाता है, बदनाम करने की राजनीति बीजेपी से सीखनी चाहिए। न्यायिक व्यवस्था है, अच्छा। न्यायिक व्यवस्था है इस देश में। मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर किसी को गलत पकड़ा जाएगा तो पहले स्टॉप पे चेकअप है, वो मजिस्ट्रेट को पावर है कि उदयवीर सिंह, हमारी न्यायिक व्यवस्था है और जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं कोई ऐसा थोड़ा है कि बरी हो गए वो। क्या अर्बन नक्सल या नक्सलवाद एक समस्या नहीं है, उसको हम नजरअंदाज कर दें? उदयवीर आपसे सवाल था ये। कट गया क्या? जी जी जी, दोबारा पूछिए यार। मैं ये कह रहा हूं अर्बन नक्सल क्या एक समस्या नहीं है, इसे गंभीरता से ना लिया जाए? अर्बन नक्सल समस्या अगर है तो जो एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं वो काम करेंगी। आज का जो प्रश्न है वो आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही खारिज हो जाता है। ये लाल किताब दिखा के अर्बन नक्सल कहना, मुकदमा लिख जाना चाहिए गलत दुष्प्रचार करने के लिए संविधान के खिलाफ और विपक्षी नेताओं के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस पे आज ही, क्योंकि संविधान को लेके फैक्चुअली गलत बात कह रहे हैं। और ये भाजपा की राजनीति का पैटर्न बन गया, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होती। किसान आंदोलन तो आपने कहा खालिस्तानी। बहस आज इस बात पे होनी चाहिए कि जो पॉलिटिकली जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग नामांकन कर रहे हैं, जो लोगों को नाम दे रहे हैं, उसको ओन करें, नहीं तो सजा भुगतें। खालिस्तानी आपने ऑन रिकॉर्ड कह दिया। सुप्रीम कोर्ट की आप बात नहीं मान रहे। बुलडोजर पे डेली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आ रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे। मंच से मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री गिरिराज किशोर जैसे लोग कह रहे हैं बटोगे कटोगे, हथियार रखो और भाला घोंप दो। इस तरह के बाद फ्लोर ऑफ द हाउस पे राम जादे, और वो दूसरा शब्द मैं नहीं कहना चाहता, ये कहा जा रहा है। तो बहस ये होनी चाहिए कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके से पब्लिक को भड़काने का, देश को गुमराह करने बांटना, का कुछ और बदनाम करने की जो राजनीति भाजपा ने शुरू की है, उस पर विद्वेष क्या करें? फैलाना भी क्या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए करना चाहिए? ये स्वस्थ लोकतंत्र का एक प्रतिबिंब दिख रहा है क्या, या लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है? उदयवीर, संविधान को उठा के जेब में रख लिया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर पुलिस वाले बोलेंगे, आईओ बोलेगा, मुकदमा लिखेगा, मुख्यमंत्री और नेता तय करेंगे। जो विषय इनका है ही नहीं। विषय यह है कि आप कोई बात कहते हैं तो उसको ऑन करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ऑन ही नहीं करती, अपने विपक्ष के नेताओं के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलती है और आरोप नहीं लगाती, उनके नाम दे देती है। अब आप संविधान को लेकर भी रंग बांट रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संविधान को खुद तो लागू ढंग से कर नहीं पाई कांग्रेस, मान अब लिया जाए संविधान की दुहाई देती है। इमरजेंसी में क्या हुआ था, कहां गया था वो संविधान? कांग्रेस नहीं लागू पर कांग्रेस नहीं लागू कर पाई तो कांग्रेस ने उसकी सजा भुगती। कांग्रेस ने सजा भुगती। अगर कांग्रेस नहीं लागू कर पाई तो क्या यह आधार बन जाएगा किसी भी दल के लिए ये कहना कि हम उससे ज्यादा करेंगे? अरे हमने तो उसका विरोध किया था, तो हम तो वो काम नहीं कर सकते, भाजपा तो उसको और नहीं कर सकती। सीता देवी हैं ये हमारी का नाम ले दर्शक रहे थे महाराजगंज भाजपा की, के उत्तर प्रदेश की, जहां से आप ताल्लुक रखते हैं उदयवीर।
वो कह रही हैं जब सरकार के पास बताने के लिए अपनी कोई उपलब्धियां ना हो तो जनता को दूसरे मुद्दों पर भटकाती है। पर ये सरकार ही भटका रही है या आप भी भटकाते हैं? आरक्षण देने की बात थी तो वो आप दे सकते थे या कांग्रेस भी दे सकती थी। जितनी आबादी उतना हक, अब आपको याद आ रहा है। मुद्दे दरअसल असल मुद्दों पर लड़ने की तैयारी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लगातार कंसिस्टेंटली सामाजिक आंदोलन एक दिन में खत्म नहीं होता, ना एक दिन में पूरा होता है। लगातार जातिगत जनगणना की बात होती रही, प्रयास होते रहे। 11 में सरकार में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी और समाजवादियों ने और हमारी समान विचारधारा के लोगों ने बहुत प्रयास किया था, वादा हुआ था, और आज कांग्रेस की लीडरशिप ने उस विषय को स्वीकार कर लिया। रेखा राम है भारतीय जनता हमारी पार्टी को दर्शक, बताना है कि जयपुर आप वासी विपक्ष में हैं। आप सरकार गुलाबी में आगे नगरी विपक्ष से में अब करेंगे। मैं जानबूझकर रंग बता रहा हूं क्योंकि रंग से ही जुड़ा सवाल पूछ रही हूं। उदयवीर, नेताओं को लोगों की समस्या पर बात करनी चाहिए। रंगों पर लड़ाई से लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। वो आपके साथ भी लाल रंग पर तो आप पर भी फब्तियां कसी गई थी। किसका लाल किसका हरा, इसी में ही नहीं, देखिए सारी राजनीति घुस गई है। सवाल यह है, मैं उनकी बात से पूरा अपने को संबद्ध कर रहा हूं और हम लगातार उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप अपने काम की बात करो, विकास की बात करो, आपने क्या किया इस पर जवाब दो। और हम वो पार्टी हैं जिसने चुनाव लड़ा ये नारा देके कि काम बोलता है, चाहे हम चुनाव जीते या हारे। और आज भी हम भाजपा सरकार से काम की बात करते हैं। रंगों का आरोप हमारे ऊपर भाजपा ने लगाया था। महाराष्ट्र में भी भाजपा के लोग ही रंगों का सवाल उठा रहे हैं। ये अभी नारायण चौधरी हैं हमारे दर्शक, वो भी एक अहम सवाल पूछ रहे हैं। पीसीआर जरा नारायण जी का सवाल अब दिखाइएगा। ये उज्जैन वासी हैं, ये कह रहे हैं ऐसा लगता है कि विपक्ष ये मान चुका है कि लोकसभा की तरह विधानसभा में भी संविधान का मुद्दा चल जाएगा। तो विनोद शर्मा, दरअसल ये संविधान का मुद्दा जैसे डिविडेंड्स देता दिखा विपक्ष को लोकसभा में, उसकी काट देवेंद्र फडणवीस ढूंढ रहे हैं और पलटवार, मजबूत पलटवार इसीलिए कांग्रेस की तरफ से, महाविकास अघाड़ी की तरफ से आ रहा है क्या? संदीप, मैं एक बात कहना चाहता हूं। वाजपेयी जी, बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूं मैं, आपका अपमान नहीं करना चाहता कि, और संदर्भ बता रहा हूं आपको कि आपके जिस पार्टी में आज के दिन वाजपेयी जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, उनके नेता और हमारे मित्र रामविलास पासवान, उन्होंने एक इलेक्शन में ओसामा बिन लादेन का लुकलाइक इस्तेमाल किया था वोट बटोरने के लिए। उनकी तो गिरफ्तारी नहीं हुई, उन पे ज्यादा आरोप भी नहीं लगे। उस वक्त कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद दोबारा किसी ने नहीं दोहराया उसको। इसी रामविलास पासवान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, भारतीय जनता पार्टी पे तंज कसते हुए, कि आप गाय को अपनी माता बोलते हो, लेकिन जब मर जाती है तो हमारी कम्युनिटी के लोगों को उसका शव उठाने के लिए बुलाते हो। राजनीति में तलखी होती है और सरकार का काम है कि तलखी को तूल ना दे, क्योंकि सरकार का यह काम है कि समाज में शांति बहाल रहे, बनाई रखी जाए, कम से कम तल्ख शब्द इस्तेमाल किए जाएं। अब आपने तो सारा फोकस कर लिया महाराष्ट्र पे, फडणवीस साहब पे, और ये कहते हुए कि भाई अर्बन नक्सल शब्द का जो इजाद है वो किसी फिल्म मेकर का नहीं है भाई। वो एक फॉर्मर एडिटर, जहां तक मेरी नॉलेज है, ऑर्गेनाइजर के, उनके हाथों से लिखा हुआ ये शब्द है। मैं उनका नाम ले सकता हूं लेकिन मेरे पास उनका परमिशन नहीं है, इसलिए नाम नहीं लूंगा। हमारे मित्र है, वो जर्नलिस्ट हैं और ऑर्गेनाइज तो आप जानते हैं, ऑर्गेनाइजर आरएसएस का। मैं समझ गया आप किनका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मैं ये समझ रहा हूं कि विदाउट कॉन्टेक्स्ट, विदाउट नॉलेज, विदाउट फैक्ट्स ये डिस्कशन हो रही है। ये झारखंड में किसने बुलाया है इंडिया के गठबंधन को, घुसपैठिया गठबंधन? किसने बुलाया? और किसका काम है बॉर्डर्स पे घुसपैठ को रोकने का? किसने असम में कांग्रेस पार्टी को ये बुलाया है कि ये वो गाय है जो दूध नहीं देती? और उसी असम में जहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं, ये भी कहा गया
कि भाई ये जो विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस जो पार्टी है, ये बंगाली हिंदू बंगालीज को डरा रही है, उनके लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है, क्योंकि वहां पर एक आरोप लगाया इनके अपने एक आदमी ने इनके कैंडिडेट पे कि इसके पेरेंट्स तो बांग्लादेशी थे। देखिए बात यह है, नहीं भाषा जब सीधी, बेलगाम- अगर हम राजनीतिक बात करें विनोद, दरअसल ये दलित आदिवासी वोट बैंक, ये आरक्षण का मुद्दा, उसकी काट के तौर पर ये राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं, या कुछ और राजनीतिक रणनीति भी आप देखते हैं? देखो, मैं जेनेसिस डिस्कस कर रहा हूं, तुम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हो। जब तक जेनेसिस एड्रेस नहीं होगा ये मसला हल नहीं होगा। आप चाहते हैं कि लगातार इस देश में इलेक्शन के दौरान ये जातिवाद का मवाद, ये हिंदू मुसलमान का मवाद ये फैलता रहे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन के टाइम में जरूरी होता है कि जनता का विवेक डिस्टर्ब ना किया जाए। लगातार कोशिश होती है कि जब जब इलेक्शन आते हैं जनता का जो विवेक है, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड है, उसको डिस्टर्ब कर दो ताकि वो सही से आर अपने एस वोट ठाकुर का फैसला हैं ना ले विनोद, सके। हमारे दर्शक हैं, दिल्ली वासी ही हैं, वो यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अर्बन नक्सलवाद हो या फिर संविधान का मुद्दा सिर्फ सत्ता की चाहत में उठाए जा रहे हैं। आप वो देखिए- ठीक कह रहे हैं, जेनेसिस में नहीं जा रहे, वो बस अपना शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए ये किया जा रहा है क्या? देखिए वही तो होता है एडॉकिज्म। देखिए ऐसा है कि कई बार बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो जो रेलवेज का जो प्रॉब्लम है सेफ्टी वगैरह की, उसको एड्रेस नहीं करती, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। वो लॉन्ग टर्म में ठीक होगी, तो उसकी जगह रुभाने के लिए हमें कहते हैं कि इतनी रफ्तार वाली गाड़ी चला देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे। सब सरकारों ने किया है। मेरा ये मानना है कि ये सब बातें कर कर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, उनको एम्पावर नहीं किया जा रहा कि उनको कहां वोट डालना है। वोट डालने के लिए एम्पावरमेंट का काम आपका और मेरा है, और इसलिए आपको मुबारक है कि ये प्रोग्राम आपने शुरू किया है, जहां पर इमीडिएटली आप जनता से फीडबैक ले रहे हैं और जेनेसिस में जा रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं कि किस बेसिस पे आपने ये आरोप लगाया, फैक्चुअल बेसिस क्या है। देखिए ये कहीं भी सवाल, अभी हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप जहां जीते हैं, उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए उसी वक्त वहां पर मीडिया फैक्ट चेक करता है, कहता है ये गलत है। हाँ, हमारे पर तो यहां होता पर ही वो ऐसा नहीं कुछ। हो रहा है। बस यहां पर जो कह दिया उसी पर चर्चा हो जाती है, और ना तो वो चर्चा शुरू क्यों हुई, वजह क्या है, ये बातें सामने नहीं आती। अभी शुक्ला साहब ने जो सवाल पूछा है पीसीआर, वो दोबारा से दिखाइएगा, इससे पहले वाला सवाल। और अभय दुबे, ये आपके लिए एक सेकंड रुकिएगा ना बहुत जरूरी सर, रुकिए ना एक सेकंड। दीपेंद्र शुक्ला का ये सवाल है, लगता है बटेंगे तो कटेंगे का नारा काम नहीं आ रहा, इसीलिए अर्बन नक्सल लेकर आए हैं, या यहां पर साम दाम दंड भेद दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं? मैं थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूं। जो साथियों ने बातें कही हैं, ज़्यादातर बातों से मैं सहमत हूं। मेरा मानना यह है कि झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा संविधान का प्रश्न बहुत प्रभावी रहा था इन इलाकों में। उससे दलित और आदिवासी दोनों वोटरों के ऊपर असर पड़ा था, और दोनों वोटर भाजपा से काफी कुछ चिटक गए थे। आप लोकसभा भाई उत्तर प्रदेश में 29 सीटें कम हुई जी, बीजेपी जी। की, और महाविकास अघाड़ी जो 48 में से 42 जीता था, तब शिवसेना दो फाड़ नहीं हुई थी, वो रह गया सिर्फ 17 सीटों बिल्कुल ठीक। पर, और महाविकास अघाड़ी 30 पर आ गया। आप झारखंड में भी देखिए, सारी आदिवासी सीटें भाजपा हार गई। भाजपा हार गई। मेरा कहना यह है कि ये एक भाजपा इन चुनावों में महाराष्ट्र और झारखंड में इस बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रही है कि कहीं विधानसभा में भी आदिवासी और दलित वोट लोकसभा की तरह न पड़ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो दोनों उसकी जगह काट निकाली गई हाँ, है। उसकी दोनों जगह वो हार जाएंगे। अच्छा, जो दलित और आदिवासी सीटें हैं, केवल आदिवासी वोटों के प्रभाव वहीं नहीं है दलितों के, बल्कि जो गैर आरक्षित सीटें हैं वहां भी 20-20%, 15-15%, 10-10% ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर इन वोटों का प्रभाव है।
और ये वोटर संविधान की गूंज महाराष्ट्र में ज्यादा, क्योंकि बाबा झारखंड में साहेब भीमराव अंबेडकर, नहीं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र क्योंकि वो मूलतः वहीं के थे। बिल्कुल ठीक बात। तो और वहां पे आरक्षण के सवाल में बहस भी चल रही है। हाँ। और एक और खास बात है, तो भाजपा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी से भी 2 कदम आगे बढ़कर इसमें अर्बन नक्सल वाली बात को उन्होंने घुसेड़ दिया। अरे आप पूरे लोकसभा चुनाव में जो नरेंद्र मोदी ने भाषण मीरा दिए चौहान थे, से पहले वाला सवाल भी लगाइएगा, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, जो उसमें वो इस सवाल को इस तरह से नहीं लाए थे, वो और लाल किताब वाला सवाल नहीं लाए थे, नरेंद्र मोदी ने लाए थे। इन्होंने सोचा कि हम इसमें और कुछ खास नया योगदान कर सकते हैं, तो ज्यादा नाटकीय बना सकते हैं इस बात पर को। यहाँ पर सिक्के का दूसरा पहलू ये है, जयेश चंद्र नवसारी गुजरात से हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस आज संविधान की बात करती है, लेकिन जब सरकार थी तब संविधान को सही तरीके से लागू क्यों नहीं किया? ये बात तो जितने सत्ताधारी इस देश में रहे हैं सबके ऊपर लागू होता है। देखिए, संविधान को 100% संविधान की किताब में जो यथार्थ लिखा हुआ है और वास्तव में जो लागू होता है उसके बीच में तो हमेशा एक अंतराल होता है ना। 100% चीज कोई लागू होती नहीं है, उसमें तो ये हमेशा एक गैप दलित रह और जाता है। आदिवासी वोट बैंक की लड़ाई है। दलित और आदिवासी वोट बैंक का संघर्ष है ये, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष है, जो दोनों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें वो हार और जीत आप का इस फैसला बात कर से सकता है। इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि दरअसल देखिए ये कोई संयोग नहीं है, ये दर्शकों आपको समझने की जरूरत है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ लोकसभा चुनाव में? उत्तर प्रदेश, डबल इंजन वाली सरकार, इसी मुद्दे को लेकर 62 से वो 33 पर आ गई। बीजेपी अपने दम पर सिर्फ 9 सीटें जीत पाई महाराष्ट्र में। पिछली दफा कितनी थी? मेरे ख्याल से 24 या 25 जीते थे, 24-25 के करीब जीते थे। और झारखंड में भी नुकसान उठाया, आदिवासी बहुल इलाकों में एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो माफ करना, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है। एक सेकंड, हाँ। पॉलिटिकल पार्टी है ना। हाँ। राजनीति जब वो चुनाव के मैदान में है तो वो अपने हथियार क्या सरेंडर कर देंगे? लड़ेंगे। शूट एंड स्कूट है अभी। नहीं, अर्बन नहीं, नक्सल बता दो, लेकिन असमंजस फैलाओ। नहीं, उसके पीछे गंभीर समस्या फिर जुड़ जाती है। लेकिन एक बात बड़ा मेरे को दिल में चुभ रही है, क्लैरिफाई कर दूं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जीवन जो रहा है पाक साफ रहा है। उस वक्त एक सज्जन थे जिनकी शक्ल जो है वो ओसामा बिन लादेन से मिलती थी, और वो हमारी पार्टी के स्टार कैंपेनियर थे, मैं भी था उसमें। तो वो प्रचार के लिए बिहार गए थे, हमने कोई इलीगल काम कभी नहीं किया। चलिए, पंकज श्रीवास्तव हमारे एक दर्शक हैं और सौरभ मालवीय है, आप इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पंकज श्रीवास्तव कह रहे हैं नक्सलवाद और घुसपैठ पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी केंद्र की है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वही इन मुद्दों को उठा रही है। जो बात विनोद शर्मा भी कह रहे थे, घुसपैठिया सरकार बता रहे हैं झारखंड की सरकार को, यहां अर्बन नक्सल बता रहे। अरे भाई, जिम्मेदारी आपकी है, रोकिए ना इनको। खुला सांड क्यों बनने दे रहे हैं? संदीप जी, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और जहां पर बीजेपी के राज्य में सरकार है, बहुत कठोरता से, बहुत दमदारी के साथ इन सब चीजों पर लगातार काम कर रही है। आज कश्मीर में पत्थरबाजी हो रहा है क्या? घुसपैठ बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? लेकिन ये जो अर्बन नक्सल है, इनके पेट में दर्द है, इनका बिलबिलापन शुरू हो गया है, इसीलिए ये सवाल आ रहा है। और कोई मसला नहीं है इसमें। मसला यही है कि देश को तोड़ने के लिए जो ताकतें हैं, विदेशी तो आप रोकिए ना, विदेशी फंडिंग तो सब कुछ ले आएंगे, इन्हें रोकिए ना। रोक रहे हैं और सब संविधान के अंतर्गत हो रहा है और संविधान के अनुरूप हो रहा है। संविधान और की लड़ाई है, संविधान सम्मत कार्रवाई हो रही है। अभय दुबे, कांग्रेस वाले अभय दुबे, एक सेकंड अभय दुबे। देखिए संदीप चौधरी जी, जब इस देश के इतिहासकारों, साहित्यकारों, कलमकारों, कलाकारों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी असहिष्णुता बढ़ रही, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है अवार्ड वापसी गेंद आ गई। जब सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि लोकतंत्र को बचा लीजिए, तो उनकी आलोचना। किसान अगर सड़कों पर आए दिल्ली के दरवाजे पर, तो बोलते हैं खलिस्तानी पाकिस्तानी है ये। और अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश में सद्भावना होनी चाहिए, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय दीजिए, तो ये कहते हैं कि अर्बन नक्सलों के साथ है। अरे साहब, कितने लोग आपने खुद ने उसकी विवेचना और व्याख्या की है। सीधी सी बात यह है कि हर हाल में आप कह रहे हैं राजनीति है ये, हाँ है ना, क्यों नहीं है? जिस विधा से प्रजातंत्र तय होता है वही राजनीति हमको करनी है। पर ये तो राजनीति दलितों को- देखिए, लाख टके का सवाल
विनोद शर्मा इज हिट द नेल ऑन दी हेड। विनोद शर्मा, क्योंकि आप ही ने यह सवाल उठाया भाई, जेनेसिस, उत्पत्ति क्या है इस नैरेटिव की, इस राजनीतिक विमर्श की, उस पर तो आपने टिप्पणी कर दी। यह खत्म कब होगा? इसी में फंसे रहेंगे क्या? विनोद, लास्ट कमेंट आपका ही। देखिए, हमको कॉन्सेंसस बिल्डर चाहिए आज के दिन। मैं बीजेपी की संदर्भ में बात कर रहा हूं तो अटल जी जैसा कोई आदमी चाहिए। वो आदमी जिसके पास वो व्यक्तित्व है, वो लेवल ऑफ ट्रस्ट है लोगों में उसमें, कि वो सबको बुलाकर कुछ मुद्दों पर एक राय इस देश में होना जरूरी है। फॉर इंस्टेंस नक्सलिज्म, जो राइट विंग लेफ्ट विंग टेरर है, उस पर एक राय इस देश में बनाना जरूरी है। किसी भी तरह के आतंकवाद पे इस देश में एक राय बनाना जरूरी है कि इसके साथ हमने कैसे निपटना है। ये तू मैं से नहीं निपटा जाएगा इससे। और ये कहना कि जो आदमी आपकी कार्य प्रणाली से डिसएग्री कर रहा है वो अर्बन नक्सल है, ये कोई बात है क्या? आप किसी को भी कुछ भी करार कर देंगे बिना प्रूफ के, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जो आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है उसको दूर करना सरकार का कर्तव्य है, जो केंद्र में पीठासीन है उस सरकार का। और ये सवाल जाते जाते चंद्रचूड़ साहब से भी पूछ लेना चाहिए कि क्या उनको इस पे एक कंसिडर्ड जजमेंट देना चाहिए था कि नहीं, ताकि ये मामला रुक जाता, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती उठाने की। लेकिन नहीं लिया उन्होंने, नहीं लिया। उसमें शायद उनको रात को वो नींद खराब नहीं हुई कि भाई अर्बन नक्सल को लेकर जो ये विमर्श चल रहा है इसको हमेशा के लिए खत्म कैसे किया जाए, किया जाएगा क्या, या ये दरअसल चुनावी राजनीति है, नफे और नुकसान का आकलन है, दलित और आदिवासी वोट बैंक जो पायदान में सबसे नीचे, उसको आकर्षित करने का एक जरिया बन गया है क्या ऐसे शब्दों का, ऐसे आरोपों का इस्तेमाल। आप सोचिएगा, जैसे आप राय दे रहे हैं, जैसे सवाल दे रहे हैं, लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा, इस सिलसिले को। जितने सवाल मैं ले सकता हूं वो लेने की कोशिश करूंगा। कुछ और बदलाव चाहते हैं आप सीधा सवाल में, उस पर भी अपनी राय मुझसे साझा कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।